तो देखिए, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। ठीक है जी, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन की बात करें, व्यंजन की बात करें, जिस प्रकार से आपको बताया था कि स्वर, यानी स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं जी स्वर बोलते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, या फिर बोल सकते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जी व्यंजन। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो बात करें कि व्यंजन, यानी व्यंजन टोटल कितने होते हैं, यानी मूल व्यंजन एक आता है, प्रश्न एक आता है मूल व्यंजन, और एक आता है कुल व्यंजन, एक आता है कुल व्यंजन। बात करें मूल व्यंजनों की, तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33 है, और कुल व्यंजनों की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है जी 39। कितनी होती है जी? 39 होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये मूल व्यंजन या कुल व्यंजन ये क्या चीज है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरी वर्णमाला के अंदर व्यंजनों की लिख देता हूँ। यहाँ पर आता है क, और देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि ये मैंने लिखा क, और क का आप यदि विग्रह करोगे तो ये बनेगा क प्लस ए इज इक्वल टू क। यानी हम व्यंजन के डेफिनेशन यदि आपको याद न रहे तो ये देख लेना, क में ए मिला हुआ है, और ए क्या है? एक स्वर है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अभी देखिए, अभी मैं पूरी वर्णमाला लिख देता हूँ स्वरों को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क, ख, ग, ग, फिर च, छ, ज, ज, ण, फिर ट, ठ, ड, ड, ण, फिर नेक्स्ट आता है त, थ, द, द, न, फिर प, फ, ब, ब, और म। उसके बाद में आता है य, र, ल, व, स, 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 ह। ये हो जाते हैं जी आपके व्यंजन। ये कितने ये हो जाते हैं व्यंजन। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनकी संख्या होती है जी 25। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी संख्या होती है 25 है, और ये 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32 और 33, यानी मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। यानी जिस प्रकार से बोलते हो कि मूल संविधान, मूल संविधान यानी उस टाइम का संविधान, जिस टाइम बना था, मूल संविधान। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें कि कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों के अंदर आ जाते हैं जी 39। कितने आ जाते हैं? 39। अभी देखिए, इनके अंदर हम संयुक्त व्यंजन को जोड़ देते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, इनमें जब हम संयुक्त व्यंजन को जोड़ देते हैं तो ये कुल व्यंजन बन जाते हैं। आपने बोला सर कि इनकी संख्या 39 होती है, यहाँ तक हमने पढ़ा ये 33 है, ये 34, 35, 36, 37, ये तो 37 ही बने, तो इनको 39 से आपने कैसे बता दिया? तो एक उत्तिप्त व्यंजन या जिनको गौण व्यंजन या ताड़नजात बोलते हैं वो भी होते हैं। ये ड और ढ, यानी इनकी विशेषता क्या है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जीभा, वो झटके से तालु के साथ है, यानी तालु के साथ है, मतलब झटके से उनको उसको स्पर्श कर कर
और झटके से आती है वापिस से, तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ताड़नजात बोलते हैं। इनकी बात बताऊं, इनकी विशेषता बताऊं, तो इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, ये तो या तो मध्य में आते हैं या फिर ये शब्द के अंत में आते हैं। जिस प्रकार से सड़क लिखा तो सड़क इस तरीके से लिखा जाता है, सड़क इस तरीके से लिखा जाता है, सड़क इस तरीके से, तो ये मध्य में आते हैं, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये कै से लेकर और मैं तक, कै से लेकर और मैं तक की बात करें तो ये आते हैं जी स्पर्श व्यंजन। ये हो गए जी, ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ये हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन यानी गौण ताड़नजात, ये हो गए स्पर्श व्यंजन, ये हो गए स्पर्श व्यंजन। और बात करें य, र और ल, और फिर उसके बाद में श और है। और कुछ बच्चों के कभी ये स्टेट के पेपर में आया था शायद, उसमें बोल रखा था कि पहले कौन सा श आता है, यानी ये श आता है, ये पूछ लिया कि ये श आता है, ये श आता है या ये श आता है, पहले कौन सा श आता है, तो आपको याद रखना है पहले दुए वाला श आता है, फिर चौके वाला श आता है। ये चार को ऐसे लिखते हैं हम, दो को इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से, यानी पहले दो आता है ना, उसके बाद में चार आता है, उसके बाद में ये आता है, उसके बाद में ये है आता है। यानी जो व्यंजन है उनकी संख्या, टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या होती है जी 39। और मूल यदि बात करें, मूल बात करें तो मूल की ये होते हैं जी 33 है। मूल कितने होते हैं, ये होते हैं जी 33 होते हैं। फिर यह, र, ल और व, यह, र, ल और व, यह, र, ल और व, ये होते हैं जी अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं जी, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श और है, ये होते हैं जी उष्म व्यंजन। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से घर्षण होकर उष्मा बाहर निकलती है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जी, इनको है को इनको बोलते हैं जी उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है जी टोटल 25 है। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये, और स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो टचेबल जो पार्ट है, या तो वो कुतुमदुगा, यानी इससे याद कर सकते हैं कुतुमदुगा, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से या ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता हो उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। उसके बाद में य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। या तो ये बोल सकते हो आप कि स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन के बीच में जो आए उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और जिन जो कौन से है, य, र, ल और व, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 4। य और व है, य और व, यानी य को बाहर निकाल लीजिए और व को बाहर निकाल लीजिए। और ये दोनों जो हैं, य और व है, ये क्या है, ये है अर्धस्वर। ये क्या है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब क्या होते हैं, ये है, लिख देता हूं, ये है जी अर्धस्वर है। यानी इनका जब उच्चारण करते हैं हम, तो इनका उच्चारण करते समय इनका य और व का, सिर्फ दो, य और व का उच्चारण करते समय स्वरों से ज्यादा समय और व्यंजनों से कम समय, स्वरों से ज्यादा समय और व्यंजनों से कम समय लेते हैं। ये और व, इनकी संख्या क्या है, 2 है। ये किस में आ जाते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। श और है, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये इनकी संख्या 4 होती है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है जी। जब इनका उच्चारण करते हैं या क्या होते हैं ये संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है मिलाप करना, यानी संयुक्त व्यंजन, यानी 2 व्यंजनों की मदद से जो एक नया वर्ण मिला हमें, उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी 2 वर्ण कौन से हैं, यानी 2 व्यंजन कौन से हैं, बात करें अक्षय की
तो ये क प्लस श और प्लस ए, यानी इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, क प्लस श प्लस ए, यानी ये अक्षय, फिर त प्लस र और प्लस ए, ये बन जाता है त्र। और फिर ग की बात करें तो ये जब इसका उच्चारण करते हैं हम तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है, ये पूछे जाते हैं जी, ज और ए, ये ग बन जाता है जी। बात करें स्र की तो स, यहां लिख देता हूं, श र और ए, ये इसका उच्चारण स्थान है। इसका उच्चारण स्थान नहीं बोल सकते हम, इनका विग्रह है जी, यानी दो व्यंजनों की सहायता से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में ड और ड, ये ड और ढ है, यानी ये जो दो शब्द आपको ताड़नजात दिखाई दे रहे हैं, इनका उच्चारण इनको अलग क्यों रखा गया? इनको अलग इसलिए रखा गया कि खड़ी बोली जब हरियाणवी क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है, तो इसमें ये ट ठ ड नहीं बोलते हैं, ड बोलते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से इनको अलग रखा गया, ठीक है जी। तो व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्यंजन क्या होते हैं, जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं। किन की सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। यह र ल व, यह र ल व, ये 4 है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये कितने हैं? ये 4 है। और ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और बात करें यह और वह की तो ये अर्धस्वर है। ये क्या है? अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। उसके बाद में स और है, ये क्या है? उस व्यंजन है। उस व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो घर्षण के कारण हमारे मुख से उष्म बाहर निकले, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जब दो व्यंजन आपस में मिलकर जो वर्ण का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और ड और ड, ये क्या है? ताड़नजात व्यंजन है, यानी ताड़नजात व्यंजन है। उसके बाद में आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए, सब थोड़ा पानी लेके आना, गरम रहना, ठंडा मत रहना। एक मिनट, थोड़ा सा गला थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, प्यास लगी है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम। थैंक यू। उसके बाद में हम व्यंजन पढ़ते हैं। उसके बाद में हम व्यंजन पढ़ते हैं कि श्वास, यानी जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो या तो हम आवासी लेकर, या फिर हम जब शब्द बोलते हैं तो उनसे वायु है वो बाहर निकलती है, ठीक है, वायु बाहर निकलती है, नाक के माध्यम से हो या मुख के माध्यम से हो, ठीक है। तो जब वायु बाहर निकलती है तो ये नहीं है कि हमने किसी का नाम लिया तभी वायु बाहर निकली, ठीक है। यानी वर्णों का उच्चारण करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय या व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो जब बाहर निकलती है यानी श्वास
यानी जब हम इनको व्यंजनों को श्वास के आधार पर बांटते हैं, श्वास के यानी वायु प्राण के आधार पर जो स्वरों को कितने पार्टों में बांटा जाता है, तो ये इनको दो पार्टों में बांटा जाता है। एक को बोल देते हैं अलप प्राण, अलप प्राण, और एक को बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण। यानी अलप का मतलब कम और प्राण का मतलब वायु, वायु के आधार पर। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु बाहर निकलती है ना, जैसे ए बोला ने व्यंजनों में, जैसे कि कै बोला, ठीक है, ख बोला, ग बोला, कुछ कुछ मतलब वायु बाहर निकलती है। तो जब वायु बाहर निकलती है तो वायु जब बाहर निकलती है तो उसके आधार पर हम व्यंजनों को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक अलप प्राण और एक महाप्राण। एक का नाम क्या है? अलप प्राण, और एक का है महाप्राण। अलप का मतलब क्या होता है? अलप का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब वायु। और उसके बाद में महा की बात करें, महा का मतलब ज्यादा और प्राण का मतलब वायु। यानी जब हम अभी देख लीजिए अलप प्राण की डेफिनेशन, अलप प्राण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यानी ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम हो, वायु जो बाहर निकल रही है उसकी मात्रा कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अलप प्राण बोलते हैं। और बात करें सेकंड महाप्राण की, तो महाप्राण की बात करें तो महाप्राण के अंदर क्या आता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु की मात्रा है वो ज्यादा हो, यानी अलप प्राण से भी ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। उसके बाद में चर्चा करते हैं कि अलप प्राण के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो अलप प्राण के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अभी मैंने क्या काम किया था कि मैंने सारे के सारे जो व्यंजन थे, क से लेकर मैं तक सपुरुष व्यंजन, य से लेकर वै तक अंतस्थ व्यंजन, और श से लेकर है तक ये उसम व्यंजन, सारे के सारे व्यंजन करवाए थे, ठीक है। और स्वर भी करवाए थे स्वर वाली क्लास में। तो अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्वर है या व्यंजन है वो अलप प्राण में आते हैं, अलप प्राण में आते हैं, और कौन कौन से जो व्यंजन है वो महाप्राण में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलप प्राण की। अलप प्राण के अंदर सभी के सभी स्वर आते हैं, सभी के सभी स्वर आते हैं। यानी ए से लेकर औ तक, ए से लेकर औ तक, ए से लेकर और आओ तक, ये सारे के सारे स्वर हैं, ये किस में आते हैं? अलप प्राण के अंदर आते हैं, अलप प्राण के अंदर आते हैं। अलप प्राण के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं? 11 स्वर आते हैं। टोटल सारे के सारे स्वर हैं वो अलप प्राण के अंतर्गत आते हैं, ए से लेकर औ तक। यदि पूछ लिया जाए यानी ई है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो अलप प्राण के अंतर्गत आएगा। वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? वो अलप प्राण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में यानी बात करें हम व्यंजनों की, वो अंग हो रहता है, इसके अंदर अंग हो रहता है, इसके अंदर क्या आता है? अंग हो रहता है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि जब व्यंजन जो जिस तरीके से मैंने लिखा था क ख ग घ ड़, ठीक है, फिर च छ, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिखा था? व्यंजन लिखे थे, ठीक है, व्यंजन लिखे थे। तो मैं आपको बता दूं ये जो वर्ग है यानी पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा है वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। यानी आपने बोला सर कि इस तरीके से या इस तरीके से, तो जो पहला इस तरीके से यानी कचड़ तप है, क च त त और प, ये जो व्यंजन है ये किसके अंतर्गत आएंगे? अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। और जो तीसरा है गजड़ दब है, ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। और जो नासिकीय जो व्यंजन है, ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? वो भी अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। यानी कौन कौन से स्वर आएंगे? ए से लेकर और आओ तक, ए से लेकर और आओ तक सारे के सारे स्वर हैं वो अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे, सारे के सारे स्वर हैं वो अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। और क से लेकर और पै तक यानी वो वर्ग है वो भी अलप प्राण के अंतर्गत आएगा। और ग से लेकर और बै तक वो भी अलप प्राण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में
बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो अंतस्थ व्यंजन है, जो अंतस्थ व्यंजन है, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य र ल व, य र ल और व, य र और ल और व, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी आपके अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए ध्यान से, इनकी संख्या कितनी, 5, इनकी संख्या कितनी, 5, इनकी संख्या कितनी, 5 है, तो ये कितने हो गए, 15, 15 हो गए जी सप्तस्य व्यंजन, 11 हो गए जी ये सौर हो गए, ठीक है, एक ये हो गया अयोग भाग, और 4 ये हो गए। तो टोटल इनकी संख्या की बात करें तो 5, 20 और 10, 30 और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। अलग प्राण में आने वाले स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। महाप्राण की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि महाप्राण में महा का मतलब ज्यादा और प्राण का मतलब वायु, यानी जिनमें वायु की मात्रा ज्यादा निकले उन्हें महाप्राण बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे जी ये दूसरा और चौथा है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, दूसरा और चौथा है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। सौर इसमें आएंगे तो इसमें नहीं आएंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत अंग आ गया तो इसके अंतर्गत आ जाएगा अ है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा अ है, और इसमें आगे जी अंतस्थ व्यंजन आ गए, इसमें क्या आ गए अंतस्थ व्यंजन, तो इसमें आ जाएंगे जी उष्म व्यंजन, इसमें आ जाएंगे उष्म व्यंजन, यानी श और है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी आपको अच्छे तरीके से हम बता देते हैं कि कौन सी चीज किसके अंतर्गत आएगी। तो देखिए ध्यान से, दोबारा से वही चीज लिख रहा हूं, क ख ग ग ड़ च छ ज ज। यानी मैं बोलना क्या चाहता था, यानी जो लाइन है, ये जो वर्ण है, जो व्यंजन है, ठीक है, ये वाले, ये तीसरे वाले और ये वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पहला और तीसरा और पांचवा, ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में ऐ से लेकर और औ तक, ऐ से लेकर औ तक, ये क्या है, ये स्वर है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में एक आता है अंग और एक आता है अ है, ठीक है, एक आता है अ है, ये किसके अंदर, ये अंग है, ये यहाँ आएगा, ये अंग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद में सारे के सारे स्वर हो गए। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ये भी य र ल और व, य र ल और व, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी अलग प्राण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ गए, अंग आ गया और ऐसे लेकर औ तक स्वर आ गए। उसके बाद में 15 जो ये सप्तस्य व्यंजन थे ये आ गए, 15 ये सप्तस्य व्यंजन आ गए। तो 15 और 11 और ये 1 और ये 4 है, यानी इनकी संख्या का टोटल कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 31। इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। उसके बाद में बात करते हैं महाप्राण के अंतर्गत। महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब वायु, जिसमें ज्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा बच गया एक, तो ठीक है, एक बच गया चौथा। तो दूसरा और चौथा जो सप्तस्य व्यंजन के जो वर्ग है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में सारे के सारे स्वर इधर आ गए, तो इधर क्या रखें, तो इधर कुछ नहीं आएगा स्वरों में। यहाँ पर अंग आ गया तो यहाँ पर अ है लिख दीजिए, यहाँ पर अ है लिख दीजिए। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ गया तो यहाँ पर उष्म व्यंजन आ जाएंगे, यानी स और है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से, ये 10 हो गए, ये हो गए
10 हो गए, ये 1 हो गया, ये 4 हो गए, इनकी संख्या कितनी है? 15 है। इनकी संख्या कितनी है? 15 है। उसके बाद में चर्चा करते हैं नेक्स्ट। ये हमने वायु के आधार पर व्यंजनों को, स्वरों को डिवाइड किया था, ठीक है। अभी हम करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के और स्वरों के प्रकार, यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर, यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर जब करते हैं तो एक आता है घोष और एक आता है अघोष। घोष का मतलब, ठीक है, एक अघोष का मतलब वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या इनका मतलब होता है, कौन कौन से वर्ण है वो इसके अंतर्गत आते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं, वो देखिए ध्यान से, ठीक है जी। इनको रब कर देते हैं। क्या मेरे हिसाब से बड़ी हो जाएगी क्लास, ठीक है। यानी हमारा जो व्यंजन है, व्यंजन के अंतर्गत 2 चीज रह चुकी है। एक तो रह चुकी है, इस क्लास को एंड करते हैं क्योंकि हमें मैथ की क्लास देनी है, रीजनिंग की क्लास देनी है, हरियाणा जी की क्लास देनी है, बहुत सी क्लासेज है वो भी करवानी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या रह गया, एक तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं, एक का नाम घोष है, एक का नाम अघोष है, एक का नाम अघोष है, ठीक है, ये पढ़ना है। और उसके बाद में व्यंजन, व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ने, जिस प्रकार से मैंने उच्चारण स्थान पढ़ने हैं, जिस प्रकार से हमने स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़े थे कि कंठ से कौन से बोले जाएंगे, तालु से कौन से, इस तरीके से हमें व्यंजनों के स्थान भी पढ़ने हैं, उच्चारण स्थान, और घोष और अघोष भी पढ़ना है। तो ये इतना पोर्शन रहा है व्यंजन के अंतर्गत। स्वर कंप्लीट हो गए, व्यंजन भी कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद में संज्ञा स्टार्ट होगी आपकी, उसके बाद में सर्वनाम स्टार्ट होंगे। तो हर क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और संज्ञा आपको इतनी जबरदस्त करवाऊंगा कि आप बोल जाओगे कि आप भूलते हो ना कि हमें तो ये भूल जाते हैं हम, आप वो भूलना भी भूल जाओगे, ठीक है। तो सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिएगा अपने YouTube चैनल प्रदीप GS रिसर्च सेंटर। सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।